गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जो हमारा अध्याय वर्कशॉप कैलकुलेशन विषय का अध्याय 10 चल रहा है, ऊष्मा एवं तापमान, इस विषय का यह आज चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। तो इससे पहले हम इस अध्याय में क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले हम ऊष्मा की परिभाषा पढ़े हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और अगर ऊर्जा है तो ऊष्मा से वर्क भी किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट पे हमने पढ़ा था कि ऊष्मा के मात्रक कौन कौन से हैं। तो हमने आपको ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बताया, ऊष्मा का मात्रक जूल भी बताया, ऊष्मा का मात्रक ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी बताया, ऊष्मा का मात्रक CHU मतलब सेंटीग्रेड हीट यूनिट भी बताया, ऊष्मा का मात्रक थर्म भी बताया और ऊष्मा का मतलब मात्रक CEU कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट भी बताया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मात्रक थे जिनको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। उसके बाद तीसरे लेक्चर में आपको जो पढ़ाया गया तो उसमें आपको अब ये जो आपका तीसरे लेक्चर में फिर ऊष्मा को आगे लेकर बढ़ा गया, जिसमें ऊष्मा के अन्य टॉपिक पे चर्चा हुई, जैसे ऊष्मा और तापमान में अंतर क्या होता है। उसके बाद ऊष्मा और तापमान में अंतर बताया गया। फिर आज हम जो ये लेक्चर है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मा का संचरण, अर्थात ऊष्मा किन किन माध्यमों से ट्रांसमिट किया जा सकता है। संचरण का मतलब होता है कि किन किन माध्यमों से एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक ऊष्मा ट्रांसमिट होता है। तो देखिए, ऊष्मा पहला पॉइंट ये है कि ऊष्मा ट्रांसमिट क्यों होता है, मतलब ऊष्मा का संचरण क्यों होता है। तो ऊष्मा का संचरण तभी होगा जब दो वस्तुओं में ताप का अंतर होगा, अर्थात तापांतर होगा। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, मतलब टच में आएंगी, अर्थात संपर्क में आएंगी, और उन दोनों वस्तुओं का तापमान अलग अलग होगा, तो ऊष्मा का संचरण होना तय है, अर्थात ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ प्रवाहित हो जाएगी। तो ऊष्मा का जो संचरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। तो पहला जो नाम है कंडक्शन, हमने लिखा भी है कि तापांतर के कारण ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही ऊष्मा का संचरण कहलाता है। और ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ होती हैं। पहली जो विधि है इसका नाम है चालन। चालन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा पदार्थ के किसी एक कण से दूसरे कण में जाती है परंतु कण अपना स्थान नहीं छोड़ता है, चालन कहलाता है। तो आइए छात्रों, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कि सपोज दैट आप मान लीजिए कि एक लोहे की रॉड है, तो लोहे की रॉड में 2 सिरा होगा और मान लीजिए लोहे की रॉड लंबी है, तो आप एक सिरे को गर्म कर रहे हैं तो दूसरा सिरे भी कुछ समय बाद गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब आप एक सिरे का तापमान बढ़ा रहे थे तो जिससे ऊष्मा मिल रही थी, तो उसका तो तापमान मान लीजिए आप ऊष्मा दे रहे थे तो तापमान बढ़ रहा था, लेकिन दूसरे सिरे पर भी तापमान जो है बढ़ने लगा है, अर्थात दूसरे सिरे पे भी ऊष्मा आ गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो होगा क्या, जो सिरा लोहे का जिसको आप ऊष्मा दे रहे हैं वो गर्म हुआ तो उसको एनर्जी मिली, क्योंकि ऊष्मा मिला, ऊष्मा एनर्जी ही है। अब वो अपनी एनर्जी अपने पास वाले दूसरे कण को मतलब दे देता है। तो उससे क्या होता है कि जो कण है, लोहे का जो कण था, वो अपना स्थान नहीं बदला, लेकिन अपनी ऊष्मा को उसने अपने पड़ोसी को दे दिया। इसी प्रकार से अब ये वाला दूसरा कण आगे फॉरवर्ड कर देगा, फिर इसी प्रकार से ये जो चेन बनती जाएगी, ये श्रृंखला बनती जाएगी, और लोहे की एक रॉड को गर्म करने पर दूसरे सिरे पर भी ऊष्मा आ जाती है। तो ये कंडक्शन मेथड कहलाता है, मतलब चालन मेथड। तो इसमें क्या हुआ, ऊष्मा जो है कंडक्ट होकर के आ रही है एक माध्यम से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चालन बोलते हैं। सेकंड जो हमारा मेथड है उसको हम संवहन मेथड बोलते हैं, और इसका हिंदी में इंग्लिश में नाम होता है कन्वेक्शन। पहला जो मेथड है उसको चालन बोलते हैं। ये ऊष्मा की हम 3 विधियाँ, मतलब ऊष्मा किन माध्यमों से, किन विधियों से एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है, ये विधियाँ हैं।
तो पहला विधि है चालन, जिसकी परिभाषा अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया। दूसरी विधि है संवहन, जिसको इंग्लिश में कन्वेक्शन बोलते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, मतलब ट्रांसमिशन होता है, लेकिन वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती हैं, फिर भी उनमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिएगा कि मान लीजिए हमने आपको संवहन, ये देखिए जो संवहन लिखा है हमने, इसकी परिभाषा भी मैं बता देता हूँ और एक बार इसका जो है मैं आपको एक्सप्लेनेशन उदाहरण के सहित भी इसकी चर्चा कर देता हूँ। तो ऊष्मा का जो संवहन वाला विधि है, तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह ऊपर की तरफ होता है। जब ऊष्मा दी जाती है तब द्रव गैस का घनत्व कम हो जाता है और कम घनत्व वाली गैस ऊपर की तरफ बहने लगती है, और इस गति के कारण ऊपर की तरफ अधिक घनत्व वाली गैस नीचे की तरफ आ जाती है। जैसे आपने ये देखा है उदाहरण के तौर पे देखिए, एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाया जा रहा है। अब होगा क्या कि अगर मोमबत्ती के ऊपर, मतलब इसके संपर्क में कोई चीज़ ना हो, लेकिन बहुत ऊंचाई पे या थोड़ी बहुत ऊंचाई पे कोई चीज़ रखी गई है, तो वो भी गर्म हो जाएगी। जबकि मोमबत्ती में, और जो मोमबत्ती से ऊंचाई पे वस्तु रखी गई है उसमें कोई भी संपर्क नहीं है, फिर भी जो है मोमबत्ती से ऊष्मा दूसरे वस्तु में पहुंच जा रही है। ऐसा ये किस विधि से हो रहा है? संवहन विधि से। इसके पीछे कारण ये है कि जब मोमबत्ती जल रही है तो ऊष्मा जो है यहाँ के जितने भी जल वाष्प हैं या वायु है उनको मिल रही है। तो जल वाष्प और वायु जब ये गर्म होंगे तो उनका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब घनत्व कम हो जाएगा तो वो हल्की हो जाएंगी, और हल्की होकर के यहाँ की जो वायु है, मतलब एकदम मोमबत्ती के सिरे के पास ये ऊपर उठेगी, और ऊपर उठ करके कहाँ पे जाएगी? लोहे की रॉड पे टकराएगी, मतलब ऊपर जो वस्तु रखी हुई है उस पर टकराएगी तो अपनी ऊष्मा वहाँ पे दे देगी। तो यहाँ से जो वायु खाली होकर के ऊपर जा रही है, इसका जगह लेने के लिए ऊपर की वायु जो भारी है यहाँ पे आएगी, तो ये भी गर्म हो जाएगी। फिर ये गर्म होकर के ऊपर उठेगी, फिर जो है ठंडी वायु जो आसपास की ऊपर की थी वो नीचे आएगी। तो ये कन्वेक्शन मेथड कहलाता है, संवहन विधि कहलाता है। जैसे आप ठंडी के दिनों में देखते होंगे कि आप मान लीजिए कोई अलाव जला करके, अंगीठी जला करके अपना हाथ सेकता है, तो अब उसके हाथ को ऊष्मा मिलती है, तो क्या वो अपना हाथ अंगीठी पे रखता है? नहीं, अंगीठी से ऊपर रखता है, फिर भी उसको ऊष्मा मिल जाती है, मतलब उसका हाथ गर्म हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि अंगीठी के पास की जो वायु है वो गर्म होकर के उसके हाथ को टच करती है, क्योंकि गर्म वायु ऊपर जा कर के टच करेगी हाथ को, तो हाथ को ऊर्जा मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, और फिर जहाँ की वायु, अंगीठी के पास की जो वायु थी वो हल्की होकर के ऊपर गई है, तो वहाँ का जगह खाली हो गया है, तो वहाँ के जगह को भरने के लिए ऊपर की जो वायु भारी थी वो नीचे आ जाती है, फिर वो गर्म होती है। फिर इस प्रकार से ये संवहन विधि से ऊष्मा मिलती रहती है बिना संपर्क के भी। तो हमने आपको दो विधियाँ बताया ऊष्मा के संचरण की, ऊष्मा के आदान प्रदान की। पहली विधि चालन बताया। चालन आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आया होगा कि इसमें क्या है कि कण, जो कोई भी पदार्थ है उसके कण अपनी ऊष्मा को दूसरे कणों तक पहुंचाते रहते हैं, जिसके कारण एक सिरे को गर्म करने पे, एक सिरे को भी ऊष्मा देने पे आखिरी सिरे तक ऊष्मा पहुंच जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि कणों के द्वारा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है? आपका चालन विधि कहलाता है। और दूसरा भी जो हमने आपको समझाया है उसको हम संवहन कहते हैं, इसको इंग्लिश में कन्वेक्शन बोलते हैं। संवहन विधि का एक उदाहरण मैंने और भी बताया है। देखिए, जैसे ये हॉट बॉडी है, मतलब कोई गर्म वस्तु है, और थर्मामीटर इसके दूर भी रखा गया है, तो भी थर्मामीटर इसकी ऊष्मा को माप सकता है। कैसे मापेगा? क्योंकि यहाँ अब ये जो हॉट बॉडी है इसके आसपास वायु होगी, वायु गर्म होगी, तो हो सकता है कि वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो इसको टच करेगी थर्मामीटर को, और जब थर्मामीटर को टच करेगी तो यहाँ की जो ऊष्मा थी उसी के कारण तो ये वायु गर्म होकर के ऊपर गई है, तो इसके तापमान को ये रीड कर सकेगी, पढ़ सकेगी। तो ये संवहन विधि होता है। अगला जो हमारा विधि है ऊष्मा के संचरण का, उसका नाम है रेडिएशन, मतलब विकिरण विधि। तो विकिरण विधि में देखिएगा, ऊष्मा का संचरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक विकिरण के माध्यम से भी होता है। मतलब जो ऊष्मा का संचरण है, ऊष्मा का आदान प्रदान एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक विकिरण के माध्यम से भी होता है। ये किस कारण से होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा होता है।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रकाश तरंगे और रेडियो किरणों के जैसी होती हैं। अब ये अगर ये किरणें हैं मतलब प्रकाश तरंगों की तरह हैं, तो ये प्रकाश की तरंगें जैसे लेंस से अपवर्तित होती हैं और मिरर से अर्थात दर्पण से परावर्तित होती हैं, तो इनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी ये गुण होता है। अब विद्युत चुंबकीय जो आपका ये जो विकिरण है, तो विकिरण का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है कि जो सूर्य की ऊष्मा है, मतलब सूर्य की जो ऊष्मा है वो हम लोगों तक किस माध्यम से पहुंचती है, तो इसका उदाहरण है मतलब इसका उत्तर होगा कि सूर्य की ऊष्मा हमें विकिरण विधि से पहुंचती है, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से ये जो ऊष्मा है हम लोगों को मिलती है। तो अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य की ऊष्मा किस विधि से प्राप्त होती है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? विकिरण विधि से। और लोहे की एक सिरा को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, ये किस विधि से होता है? तो चालन विधि से। और मोमबत्ती को जला करके मोमबत्ती के ऊपर कोई रखी हुई वस्तु गर्म हो जाती है, तो ये किस विधि से हो रहा है? संवहन विधि से। मतलब कि चालन विधि में आप देखेंगे तो सारे कण कनेक्टेड हैं, और संवहन विधि में देखेंगे तो दो वस्तुओं जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान है उनमें कोई संपर्क नहीं है, लेकिन बीच में माध्यम का काम कौन कर रहा है? हवा कर रही है, हवा गर्म हो रही तो ऊपर जा करके टच कर रही है और अपनी ऊष्मा दे दे रही है। और जो हमें सूर्य की ऊष्मा मिल रही है वो विकिरण विधि के माध्यम से मिल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वहाँ से आ रही हैं उनके माध्यम से मिल रही है। तो ये तीन महत्वपूर्ण विधियाँ थीं ऊष्मा के संचरण की। इनके अलावा आपको ऊष्मा के संचरण की कोई विधि नहीं जानना है, आपको तीन विधि के बारे में जानना है कि चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, संवहन के द्वारा होता है और विकिरण के द्वारा होता है। चालन को कंडक्शन बोलते हैं, संवहन को कन्वेक्शन बोलते हैं और विकिरण को रेडिएशन बोलते हैं। तो ये तीन विधियाँ थी ऊष्मा के संचरण की। अब आगे जो हमारा टॉपिक है ऊष्मा के कारण प्रसार, मतलब कि हीट के कारण, ऊष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीट के कारण कोई भी चीज़ फैलती है उसमें प्रसार होता है। प्रसार का मतलब फैलना होता है। तो देखिए ऊष्मा के कारण जो प्रसार है इसके बारे में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऊष्मा के कारण जो प्रसार होता है इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो ऊष्मा अधिकांश वस्तुएं गर्म करने पर फैल जाती हैं तथा ठंडा करने पर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती हैं। तो गर्म होकर वस्तुओं के फैलने की घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कल की क्लास में आपको उदाहरण बताया गया था कि जो रेल की पटरियां हैं वो गर्मी के दिनों में थोड़ा बढ़ जाती हैं, और इसी के कारण जब दो पटरियां होती हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि ये पता होता है कि इनमें क्या होगा? प्रसार होगा, क्योंकि गर्मी में क्या होगा? ऊष्मा ज़्यादा मिलेगी। भाई सूर्य की किरणें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? कर्क रेखा पर पहुँचती हैं। तो कर्क, हमारा भारत जो है किस देश में है? हमारा जो भारत है वो कर्क रेखा पर अवस्थित है। तो गर्मी के दिनों में सूर्य की ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा सभी पदार्थों को मिलती हैं, अर्थात कि रेल के पटरियों को भी बहुत ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी। ऊष्मा मिलेगी तो उनमें क्या होगा? प्रसार होगा, मतलब वो फैलेंगी, और फैलेंगी तो उनके बीच में गैप होना चाहिए। अगर नहीं गैप होगा तो क्या होगा? उसमें ब्रेक हो जाएगा। तो ऊष्मा के कारण जो प्रसार है उसके बारे में हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अधिकांश वस्तुएं गर्म करने पर फैल जाती हैं तथा ठंडा करने पर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती हैं। गर्म होकर वस्तुओं के फैलने की घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। इसका कारण गर्म होकर पदार्थ के अणुओं के बीच की औसत दूरी का बढ़ना होता है। मतलब कोई भी पदार्थ हमने बताया है कि वो अणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो जब वो गर्म होते हैं, कोई भी पदार्थ जब गर्म होता है तो उनके बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण उनकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, उनके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो सकता है, उनके आयतन में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये कहलाता है ऊष्मा के कारण प्रसार। अब ऊष्मा के कारण प्रसार जो होता है, अब ये देखिए ठोसों में, ठोस मतलब जो सॉलिड अवस्था में होते हैं, जैसे कि आपकी रेल की पटरी हो गई, लोहे की रॉड हो गई, कोई भी चीज़ जो सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो ठोसों में ऊष्मीय प्रसार कैसा होता है? तो ठोसों में ऊष्मीय प्रसार तीन प्रकार से होता है। ठोसों में ऊष्मीय प्रकार तीन प्रकार से होता है। पहला जो होता है ठोसों का रेखीय अथवा अनुदैर्ध्य प्रसार। इसका मतलब ये है कि ठोसों में जो रेखीय अथवा अनुदैर्ध्य प्रसार का मतलब ये है कि उसके लंबाई में केवल परिवर्तन हो रहा है। मतलब ऊष्मा देने से कोई भी जो सॉलिड वाली वस्तु है उसकी लंबाई बढ़ गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ठोसों का रेखीय अथवा अनुदैर्ध्य प्रसार। केवल लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसको क्या कहा जाएगा?
रेखीय अथवा अनुदैर्ध्य प्रसार। अब इस बात को समझते हैं। जब ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो पदार्थ के दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अतः ठोस के किन्हीं दो कणों के बीच की दूरी को ऊष्मीय प्रसार, रेखीय प्रसार अथवा अनुदैर्ध्य प्रसार कहते हैं। ठोसों में रेखीय प्रसार ठोस की लंबाई और ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि जब ऊष्मा दी जाती है तो दो कणों के बीच की औसत दूरी बढ़ गई, औसत दूरी बढ़ गई तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, और ये जो रेखीय प्रसार होता है ये लंबाई और तापमान के समानुपाती होता है। समानुपाती अर्थात अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसमें देखिएगा रेखीय प्रसार गुणांक निकालने का सूत्र बताया जाएगा। तो आगे जो हमारा टॉपिक है कि ठोसों में अगर रेखीय प्रसार होता है तो उसका प्रसार गुणांक कितना होना चाहिए। प्रसार गुणांक का मतलब किस रेट में वो चीज़ बढ़ रही है। तो इसका देखिएगा रेखीय प्रसार गुणांक हमारा हेडिंग है। तो माना किसी क्षण की लंबाई, अब कोई हम लोहे की रॉड मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, और हम ये मान लेते हैं कि माना जो हमने रॉड लिया है उसके किसी तापमान, कोई भी तापमान था उस पर उसकी लंबाई कितनी थी, L थी, तथा इस क्षण के ताप में, तथा इस क्षण, ये जो क्षण था जो लोहे की रॉड लिया गया था उसके तापमान में डेल्टा टी की वृद्धि कर दी गई, तो जिससे उसकी लंबाई में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, वो मान लीजिए कि डेल्टा L हो जाता है। तो अब उसकी लंबाई कितनी हो गई, पहले लंबाई L थी और डेल्टा L बढ़ गई, तो अब उसकी लंबाई कितनी हो गई, L प्लस डेल्टा L। तब क्षण की लंबाई में जो वृद्धि है, मतलब जो डेल्टा L है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, अपनी पूर्व लंबाई और तापमान के अनुक्रमानुपाती होगा। तो डेल्टा L अनुक्रमानुपाती लंबाई और तापमान वृद्धि। तो अब हम ये जो अनुक्रमानुपाती है इसको हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेंगे, नियतांक ले लेंगे। तो ये नियतांक हमने क्या लिया है, अल्फा लिया है। तो डेल्टा L बराबर क्या हो गया है, अल्फा गुणे L मतलब जो पहली लंबाई थी, और गुणे डेल्टा टी मतलब जो तापमान में वृद्धि हुई है, जहाँ अल्फा एक नियतांक है जो क्षण के पदार्थ पर निर्भर करता है। जैसे लोहे का क्षण है तो उसका अल्फा अलग होगा, कॉपर का क्षण है तो उसका अल्फा अलग होगा, एल्युमिनियम का क्षण है तो उसका अल्फा अलग होगा, अर्थात ये पदार्थ पर निर्भर करता है। तो अब देखिए इसे क्षण के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अथवा अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम केवल प्रसार गुणांक का फार्मूला निकालना चाहेंगे तो डेल्टा टी अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, डेल्टा टी मतलब जो तापमान में वृद्धि हुई है वो केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ होगा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा L बटे में L, क्योंकि अल्फा बराबर डेल्टा L बटे में L गुणे डेल्टा टी था, और डेल्टा टी केवल 1 डिग्री है तो डेल्टा टी की जगह पे 1 रख देंगे, तो अल्फा का मान कितना आ गया, डेल्टा L बटे में L। तो ये आपका जो है रेखीय प्रसार गुणांक का कोफिशिएंट हो गया, मतलब रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है, और अल्फा बराबर क्या हो गया, डेल्टा L बटे में L गुणे डेल्टा टी। अब जो ठोसों में दूसरा जो प्रसार होता है वह क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। तो ठोसों का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अब देखते हैं। अब इसको भी जैसे आपने रेखीय प्रसार गुणांक को समझा था वैसे भी इसको भी समझना है। अब की बार क्या है कि इस बार जो आप सॉलिड लेंगे उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ऊष्मा के कारण होगा। तो हम मान लेते हैं कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो जाती है। देखिएगा ध्यान से, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो गया तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया। तो ताप वृद्धि के कारण ठोस के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। जैसे टीन के चादरों में जो प्रसार हो जाता है, टीन की चादर है तो अगर उसको ऊष्मा दी जाएगी तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। तो अब देखिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जैसे आपने रेखीय प्रसार गुणांक निकाला था वैसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक निकालेंगे। तो मान लिया हमने कि किसी पटल या कोई टीन शेड था जिसका प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था, A था। मान लिया हमने कि किसी पटल का प्रारंभिक क्षेत्रफल A है तथा इसके ताप में डेल्टा टी की वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल जो है A प्लस डेल्टा A हो जाता है, मतलब उसके क्षेत्रफल में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। और वो वृद्धि किसके बराबर हुई है, डेल्टा A के बराबर। तो अगर वृद्धि हुई है तो अब उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, A प्लस डेल्टा A। तब पटल का क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है डेल्टा A, वो किन बातों पे निर्भर करता है, तो जो डेल्टा A है वो अपने पुराने क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती और जो ताप वृद्धि हुई है उसके अनुक्रमानुपाती, अर्थात डेल्टा A अनुक्रमानुपाती A गुणे डेल्टा T। अब ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, इसको हटाने के लिए हमने कोई यहाँ पे नियतांक ले लिया, तो वो नियतांक को हम क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे।
तो डेल्टा ए बराबर बीटा गुणे ए गुणे डेल्टा टी। तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो बीटा को हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोलेंगे। तो बीटा बराबर क्या आ गया, डेल्टा ए बटे में ए गुणे डेल्टा टी। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे जो तापमान में वृद्धि केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा तो ये क्या हो जाएगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बटे में ए। तो बीटा को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोलते हैं, और अल्फा को क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। तो जैसे आपने रेखीय प्रसार गुणांक समझा, जैसे आपने क्षेत्रीय प्रसार गुणांक समझा, उसी प्रकार से एक और आता है ठोस में आयतन प्रसार गुणांक। जब ठोस के आयतन में ही वृद्धि हो जाए ऊष्मा के कारण, तो उसको देखते हैं। तो जो तीसरा हमारा पॉइंट है कि ठोसों का आयतन प्रसार गुणांक, तो इसको देखिएगा कि ठोसों को गर्म करने पर उनके आयतन अर्थात लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में भी होने वाली वृद्धि को ठोस का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। जैसे अगर आपने किसी ठोस को गर्म किया तो हो सकता है उसकी लंबाई में भी वृद्धि हो, चौड़ाई में भी वृद्धि हो और आयतन में भी वृद्धि हो, अर्थात उसके आयतन में ही वृद्धि हो गई। भाई 3 कंपोनेंट, 3 चीज़ों से मिलकर के आयतन बनता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या जिसको ऊंचाई कहते हैं। तो अगर लंबाई में वृद्धि हो गई, चौड़ाई में भी वृद्धि हो गई और मोटाई में भी वृद्धि हो गई, इसका मतलब उसके आयतन में क्या हो गया, प्रसार हो गया, फैलाव हो गया। जैसे लोहे की जो ठोस गेंद है उसको आप गर्म करेंगे तो उसके आयतन में ही क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। तो आयतन प्रसार गुणांक अब क्या होगा ये देखते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रेखीय प्रसार गुणांक में रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का जानना महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जिसको बीटा कहते हैं उसका सूत्र जानना महत्वपूर्ण है, और आयतन प्रसार गुणांक में आयतन प्रसार गुणांक जिसको गामा बोलेंगे उसका जानना महत्वपूर्ण है। तो रेखीय प्रसार गुणांक में केवल लंबाई की वृद्धि हुई थी, और रेखीय प्रसार गुणांक अर्थात अल्फा जो था, मतलब जो लंबाई की में वृद्धि थी वो पहली लंबाई और डेल्टा टी के अनुक्रमानुपाती था। जो बीटा प्रसार गुणांक में हमने आपको बताया कि जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो पुराने क्षेत्रफल और डेल्टा टी के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से बीटा का मान निकल आया था। फिर अब जो आयतन प्रसार गुणांक है इसको हम समझा रहे हैं कि माना किसी पदार्थ का प्रारंभिक आयतन भी है तथा इसके ताप में डेल्टा टी की वृद्धि करने पर इसका आयतन भी प्लस डेल्टा भी हो जाता है, अर्थात उसका आयतन डेल्टा भी बढ़ जाता है। तब पिंड के आयतन में जो वृद्धि हुई है डेल्टा भी, वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, अपने पुराने वाले आयतन गुणे डेल्टा टी के, मतलब जो तापमान में वृद्धि हुई है उसकी। तो अब ये जो अनुक्रमानुपाती वाला चिन्ह है इसको हम हटाकर इसकी जगह पे एक नियतांक ले लेंगे जिसको हम गामा बोलेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा भी बराबर हो जाएगा गामा गुणे पुराना आयतन और गुणे तापमान में वृद्धि। तो यहाँ से गामा का मान निकाल लेंगे पक्षांतर करके, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा भी बटे में भी गुणे डेल्टा टी, मतलब पुराना आयतन में वृद्धि बटे में पुराना आयतन गुणे तापमान में वृद्धि। तो गामा को हम क्या बोलेंगे, आयतन प्रसार गुणांक। अब देखिए 3 प्रसार हमने ठोसों में 3 प्रकार के प्रसार, 3 प्रकार के फैलाव की चर्चा की, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित किया गया, क्षेत्रीय को बीटा से और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से। तो अब हम ये बताते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध क्या होता है। तो जान लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, क्योंकि ITI लेवल की ये चीज़ है कि अल्फा संबंधे बीटा संबंधे गामा बराबर क्या होता है, 1 संबंधे 2 संबंधे 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लंबाई में जो मतलब जो रेखीय प्रसार गुणांक है, जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है और जो गामा मतलब जो आयतन प्रसार गुणांक है, इसका जो अनुपात होता है 1, 2, 3 के अनुपात का होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन सारी चीज़ों को नोट बनाते जाइए आप। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।